नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने सभी विभागाध्यक्षों को संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और आगामी गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियों की समीक्षा की गई। शीतलहर को देखते हुए रेन बसेरों व स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं रखने और आमजन को जागरूक करने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने पेयजल सुरक्षा, संभाग स्तरीय युवा महोत्सव में रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर सुनिश्चित करने तथा लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। भरतपुर स्थित भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान में 2 से 22 जनवरी तक 21 दिवसीय शीतकालीन स्कूल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में राई सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आधुनिक प्रौद्योगिकियां सिखाना है। समारोह में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के पूर्व कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित हैं। संस्थान निदेशक डॉक्टर विजयवीर सिंह ने राई सरसों की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमिका, उन्नत बुआई पद्धतियां, रोग व कीट नियंत्रण और उचित कटाई समय पर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में 23 प्रशिक्षु वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला नहीं है, ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, तो उसने 21 दिवसीय ये विंटर स्कूल हमें सेंशन किया है। तो उसमें एजुकेशन डिवीज़न है, उसमें एचआरडी का एक यूनिट होता है, उसके तहत हमें दिया गया है। ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती हैं, आपके न्यू एज टेक्नोलॉजी, उस पर हमें सेंशन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड भी चल रहा है। उसमें देश में जो सबसे बड़ी एक लक्ष्य है सरकार का, वो है कि हमें खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बन रहा है। अगर आपको हम ये थोड़ा सा स्टैटिक्स बताएं कि हमें 28 मिलियन टन तेल की आवश्यकता है, जो हमारी उपभोक्ता की चीज़ हम करते हैं, उसमें से केवल 12 मिलियन टन हम घरेलू उत्पाद कर पाते हैं। उसमें भी सरसों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 34 से 35% है। तो इस हिसाब से जो हमारी सरसों है एक प्रमुख फसल है। राजस्थान की अगर बात करें तो करीब 45% जो उत्पादन का कंट्रीब्यूशन है पूरे देश में, वो राजस्थान से होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ये विंटर स्कूल हमें सेंशन किया है। इसका जो शुभारंभ था ये 2 जनवरी 2026 से हुआ था, जिसमें 6 राज्यों के 23 पार्टिसिपेंट जो आप देख रहे हैं ये हैं, और ये सभी फील्ड से हैं। चाहे ब्रीडिंग की बात करें, जहाँ कहते हैं नई नई वेराइटियों का विकास होना है, या एग्रोनॉमी की बात करें कि जो कृषि पद्धतियाँ क्या है, या आप पादप संरक्षण की बात करें कि प्लांट प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा, और जो आपकी टेक्नोलॉजी बन गई उसको किसान के फील्ड पे उसका एवोल्यूशन करके और किसान को एफएलडी के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको लोकप्रिय बनाना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। इसके साथ में हमारे साथ में जो चैलेंज है, जैसे मस्टर्ड में एक ओरोबैंक की जो परजीवी है, इसका काफ़ी चैलेंज है, उसके बारे में इनको विस्तार से हम क्या कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ किसानों को हम दे सकते हैं, तो उस पर हमारे रिसर्च प्रोग्राम चल रहे हैं। स्टेम रोट एक समस्या है जो व्याधि है, उसके बारे में भी है। और हमने एक स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट की है, जिसका मकसद ये है कि जो ब्रीडिंग साइकिल है उसको एक्सक्रिएट करना है, और जो रिसर्च प्रोग्राम में जहाँ वैरायटी आपके 10 साल लगती थी तो उसका रिड्यूस होकर आपके 3-4 साल में वैरायटी हो जाए। ये सारे इंटरवेंशन को बताएंगे। आगे जो हमके जो नई नई टेक्नोलॉजी, जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है, आपके जो नई विधाएँ, चाहे एआई की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, उनके बारे में कहेंगे। हमारे जो संकर किस्में हैं इनका क्या स्टेटस, उसके बारे में बताया जाएगा। और नई नई हमने जो तकनीकी हैं, चाहे वो कृषि उत्पादन की पद्धतियाँ हैं, चाहे पादप संरक्षण की हैं, किस तरह से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किस तरह से आप नए डिजिटल जो एक्सटेंशन है या डिजिटल टूल हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सारा हम 21 दिन में इसमें कवर करेंगे और इसका 22 को समापन होगा। तो हमारा जो प्रयास ये रहता है कि जो सैद्धांतिक उनको जो बातें बताई जाएँ उनको प्रैक्टिकल रूप में भी फील्ड में कराएंगे। कहाँ मैकेनाइजेशन में कहाँ पहुँचे हैं, देश में सरसों की क्या स्थिति है, सरसों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, कहाँ आप कोलेब्रेशन कर सकते हैं। तो सरसों से कोई भी जो पहलू है वो इसमें अछूता नहीं रहेगा। इस हिसाब से प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इसके मेरे साथी हैं डॉक्टर राम स्वरूप जाटो, इसके पोस्ट डायरेक्टर हैं, और भी हमारे साइंटिस्ट हैं, रामलाल जी चौधरी हैं, हरिओम शर्मा जी हैं, और हमारे साथ पार्टिसिपेंट बैठे हैं।
तो ये इसका पूरी रूपरेखा है। उसके बाद में जब होगा तो तब एक बार आएँ, तब इनसे आप पूछें कहाँ इन्होंने कुछ सीखा है, कहाँ इस ज्ञान का प्रयोग करेंगे। सर आपका तो नाम ठीक और है। डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर विजयवीर सिंह, जो वर्तमान निदेशक का कार्यभार यहाँ देख रहा हूँ। 9 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले केमल फेस्टिवल को लेकर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के साथ ऊंट पालकों में भी उत्साह है। ऊंट पालक पिछले 1 महीने से ऊंट की फर कटिंग और सजावट की तैयारियां कर रहे हैं। ऊंट पालक श्री हरिराम ने अपने ऊंट पर राष्ट्रीय पशु बाघ, राज्य पशु ऊंट, मोर, बाज, बछड़ा और पानी ले जाता किसान तक की कलाकारी की है। फेस्टिवल में मिस्टर भिकाणा, मीस मरवट और ढोला मरवट जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। विभाग ने पर्यटकों और अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए आमंत्रण भेजे हैं। नमस्कार। सबसे पहले पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मैं सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। जैसा कि विदित है कि अपना ऊंट उत्सव जो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा केमल फेस्टिवल जो है इस बार दिनांक 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक जो है बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत हम 2 तारीख से कर चुके हैं। 2 तारीख को पीला चावल कार्यक्रम था। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में किसी को आमंत्रण देते हैं तो केसरिया पीला चावल देके ही आमंत्रित किया जाता है और उस परंपरा को हमने रखते हुए पूरे शहरवासियों को, हमारे पर्यटकों को, सबको हमने आमंत्रित किया है अपने मेले में आने के लिए। इस बार 9 तारीख को जो है हमारा कार्यक्रम जो है वो सुबह हेरिटेज वॉक से शुरू हुआ। चूंकि 1000 हवेलियों का शहर है हमारा बीकानेर, तो हमने पूरा रूट उसमें तय किया है और हमारे जितने भी पर्यटक होंगे, आमजन होंगे, सभी लोग होंगे, तो लक्ष्मीनाथ मंदिर से हम शुरू करेंगे हमारी हेरिटेज वॉक को और उसी के बीच में जितनी भी हवेली आएंगी उनके दर्शन कराते हुए रामपुरिया पे लाके हम अपनी हेरिटेज वॉक को खत्म करेंगे। इसके बाद जो है मान मनवार हमारा कार्यक्रम है जो कि जिला उद्योग संघ में है। क्योंकि आपको पता है कि बीकानेर का खान पीन पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो बीकानेर का जो खान पीन है उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए कि कितना रिच और कितना जो है स्वादिष्ट हमारा भोजन है, उसको देखते हुए हमने मान मनवार कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें राजस्थानी बीकानेरी फूड परोसा जाएगा उद्योग केंद्र के अंदर। उसके पश्चात यहाँ की बहुचर्चित जो प्रतियोगिताएं होती हैं, मिस मरवण है, मिस्टर भिकाणा है, ढोला मरवण है और इस बार एक नई प्रतियोगिता हमने और शुरू करी है, बीकानेरी आवाज़। बीकानेर के जो बच्चे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है उनको एक मंच देने की हमने कोशिश की है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर उनकी आवाज़ अच्छी होती है और अगर उनकी रील कहीं आगे पहुँचती है तो कोई ना कोई, हम जहाँ तक सोच रहे हैं कि उनको चुन लेगा हमारे यहाँ से बीकानेर से, तो उन बच्चों को एक रोजगार भी मिलेगा और एक उनको प्रसिद्धि भी मिलेगी। एक नया नवाचार हमने इस साल से शुरू किया है। इसके पश्चात अगले दिन मॉर्निंग में सुबह जैसा कि आप जानते हैं योग तो का कार्यक्रम है कि करे योग रहे निरोग। ये पीपल वाटिका भैरवकुटी में जो है हम सुबह मॉर्निंग में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें फ्लो योगा का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात जो है हमारा कार्यक्रम जो है वो ऊँटों को समर्पित है। वो NRCC में हमारा मॉर्निंग सेशन है जहाँ पे ऊँटों की दौड़ है, ऊँटों की बाल कतराई प्रतियोगिता है, ऊँटों का श्रृंगार है और ऊँटों से जो संबंधित उत्पाद हैं, उनके दूध से संबंधित जो उत्पाद हैं उनका प्रदर्शन और उनका वितरण और उनका जो है वहाँ पे बेचान भी किया जाएगा। तो वहाँ से लोग खरीद भी सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ऊँटनी का दूध डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हुआ है, तो लोग वहाँ से इसका प्रोडक्ट ले भी सकते हैं और इसका आनंद भी ले सकते हैं खाने पीने का। इसके पश्चात शाम को हमारे राजस्थान के कलाकार और इसके अलावा हमारे अन्य राज्यों से हमने कलाकारों को आमंत्रित किया है जिसमें महाराष्ट्र है, कश्मीर है, मध्य प्रदेश है और अन्य राज्य हैं, गुजरात है। तो इन सभी कलाकारों को मिला के कला संगम जो है वो शाम को उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारा प्रस्तुत किया जाएगा करणी सिंह स्टेडियम के अंदर। इसी के साथ आपको पता है बीकानेर और ऊँट जो है एक दूसरे के परिचायक रहे हुए हैं। ऊँट और बीकानेर सदियों से जुड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। ये नवाचार है हमारा जो कि 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पुराने 300, 350, 400 साल पुराने ऊँटों और बीकानेर से संबंधित दस्तावेजों को लेकर आज तक के जो दस्तावेज हैं उनकी प्रदर्शनी की जाएगी। इसके पश्चात जो है तीसरा दिन हमारा जो है वो पूरा रायसर अपना रेत का समंदर है जो यहाँ पे डेजर्ट एरिया है उसको समर्पित है, जहाँ सुबह से ही हमारे जो है ग्रामीण खेलों का आयोजन किया जाएगा। खो खो है, कबड्डी है, कुश्ती है और इसके अलावा वहाँ पे राजस्थानी व्यंजनों का फूड फेस्टिवल आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे हस्तशिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ रोमांचक गतिविधियों में वहाँ पे पैरामोटरिंग का भी आयोजन किया जा रहा है, तो लोग वहाँ जाके पैरामोटरिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। और इसके पश्चात जो है शाम को हमारा वहाँ जो है बीकानेर का प्रसिद्ध जो जसनाती संप्रदाय जो अग्नि नृत्य करते हैं उसका प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही साथ जो है सूफी बैंड है साधो, उसका प्रदर्शन होगा। तो इस प्रकार 3 दिवस के हमारी ये कार्यक्रम है और पूर्ण तैयारियों के साथ जिला प्रशासन बीकानेर और पर्यटन विभाग इसमें जुटा हुआ है और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक इसमें पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो है बीकानेर आएँ, बीकानेर की संस्कृति को समझें, बीकानेर के खान पान को चखें
और आगे जाके जो अपनी यादों के अंदर बीकानेर को संजो के रखें। सर पैरामोटरिंग की परमिशन मिलेगी सर? जी, पैरामोटरिंग की परमिशन बिल्कुल मिलने वाली है। हमने सब जगह से क्लियरेंस ले लिया है। मोस्ट प्रोबेबली अभी शाम तक हमें उसकी परमिशन मिल जाएगी। तो कल से हम कहाँ उड़ाने का है? ये 2 जगह का सर हमने अप्लाई किया है। एक तो रायसर में किया है और दूसरा अप्लाई किया है हमने हमारे यहाँ पे सादुल क्लब से। सादुल क्लब से अगर हम टेक ऑफ करते हैं तो एक बर्ड आई व्यू हमें पूरा दिखेगा बीकानेर का, बीकानेर ऊपर से कैसे दिखता है। इसके अलावा रायसर से जब टेक ऑफ करेंगे तो हमारे वहाँ जो पूरा डेजर्ट एरिया है उसका एक व्यू हमें मिलेगा। तो ये दोनों व्यू हम करेंगे और इसके लिए हमने बिल्कुल एक कंपनी है जिसका गवर्नमेंट ऑफ गोवा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी है। कर्नल VS राठौड़ हैं जो इस कंपनी के ओनर है और रजिस्टर्ड कंपनी है। वो पूरे अपने मापदंडों और मानकों के साथ जो है इनको पैरामोटरिंग को आयोजित करेगी। कितने पर्यटक आने की संभावना है ऊँट उत्सव में? सर पर्यटक आने की संभावना, चूंकि देसी पर्यटक भी हमारे पास आ रहा है और विदेशी पर्यटक भी काफी संख्या में हमारे आ रहे हैं। कुछ एक एडवाइजरी जैसा आप लोग जानते भी हैं कि अदर कंट्रीज ने जारी करी थी, बट मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हमारा राजस्थान पूरा सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे पर्यावरण में, बहुत अच्छी परिस्थितियों में हम सब लोग रह रहे हैं। तो कोई भी पर्यटक हमारे यहाँ आता है तो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो बिल्कुल बाखुशी आएगा और बाखुशी वो वापस जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो कुछ एक सड़कें जो अभी खराब है उनको हम अभी ठीक करवा रहे हैं नगर निगम से। और चूंकि पर्यटन विभाग द्वारा पूरे बीकानेर का एक जो है प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जो हमारा नाइट टूरिज्म के आधार पर हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें पूरा बीकानेर, ओल्ड बीकानेर का पूरा जो है उसको हम ठीक करवाएंगे। वो प्रोजेक्ट अभी हमारा भेजा हुआ है जयपुर। उसके बाद में जैसे ही वो अनुमोदन हो जाएगा तो पूरे बीकानेर की काया पलट हो जाएगी। और अभी जो है हम अपने हेरिटेज रूट को ठीक करने के लिए नगर निगम और BDO वगैरह को हम कह चुके हैं और वो कल या परसों तक हमारा रूट पूरा ठीक कर देंगे, साफ सफाई कर देंगे, लाइनिंग वगैरह सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी हमारे। जी, आप ये अभी क्या कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? पुस्तकला कर रहे हैं ऊँट पे। अच्छा। और इसको आज 22 दिन हो गए हैं और दो दिन और लगेंगे। अच्छा, ये क्या है? ऊँटों पे क्या कर रहे हैं आप? ऊँटों पे कैंची से कला कर रहे हैं। अच्छा। फर कटिंग बोलते हैं इसको। और कितने दिन से लगे हुए हैं आप? इसको आज 22 दिन हो गए हैं और कितने दिन और लगेंगे? 2 दिन और लगेंगे। क्या क्या बनाए हैं आपने ऊँट के ऊपर? ऊँट पे काफ़ी डिजाइन बनाई है। क्या क्या है डिजाइन उसमें? डिजाइन है इसमें पनियारी है, 2 घड़ा लेके चाल रही है और हाथी है और बत्तख है, शेर है और ये घोड़ा है और 2 फूल है और गर्दन पर बूढ़ा बाबा का सीन है, पगड़ी वाले का। रोजाना कितने घंटे आप काम कर रहे हो ऊँट को इस तरह की? रोजाना 6 घंटे या 5 घंटे काम करेंगे। ऊँट पालक है आप? हाँ जी। और ये आपने फर कटिंग कैसे सीखी? फर कटिंग हम उस्ताद बने थे, उस्ताद से सीखी थी। अच्छा, मतलब हर साल करते हैं आप? हर साल करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? लगभग हो गए 30 साल। हर बार अलग अलग करते हैं? हर बार अलग अलग डिजाइन करते हैं। ऊँट को चोट वगैरह लगने का डर नहीं रहता आपको? चोट मारने लगे तो ऊँट लगे एकदम कैंची प्यार चलावा। राज्य पशु ऊँट, रेगिस्तान का जहाज ऊँट, और इसी ऊँट को याद करते हुए मनाया जाता है कैमल फेस्टिवल हर वर्ष, जिसमें प्रशासन से लेकर ऊँट पालक तक और आम जनता तक की सहभागिता रहती है। बीकानेर में 9 से 11 तारीख तक ऊँट उत्सव मनाया जाना है और इसे लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। आज हम खड़े हैं हरिराम जी के बाड़े में, जहां पर ऊँट की फर कटिंग की जा रही है। हर बार ये कुछ नया करते हैं और इस बार इन्होंने जो थीम पकड़ी है उसमें सबसे बड़ी थीम है गोचर को बचाने के लिए गाय माता की। गाय को बचाने के लिए इन्होंने गाय का चित्र बनाया है, बछड़ा दूध पी रहा है और साथ में दिखाया है गोचर को। साथ ही इन्होंने दिखाया है उन पशु पक्षियों को जो राष्ट्रीय पशु सिंह से लेकर हमारे पक्षी में मोर तक इसमें शामिल है। पनियारी नृत्य करते हुए दिखाई गई है तो पानी भरते हुए भी दिखाया गया है। साथ ही जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, रोबीले, जो मूछ रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, ऐसे वृद्धों को भी इस फर कटिंग में चित्रित किया गया है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि ये जो एक प्यार है ऊँट के प्रति, यह एक दर्शाने का एक समय है और इसमें जो हरिराम जी है जी जान से लगे हुए हैं। पिछले 22 दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं कि वो अपने अच्छे से अच्छा अपना हुनर इसमें दिखा सके और इसके लिए उन्होंने बाकायदा उस्ताद बनाया और उनसे सीखा। जब उनसे पूछा गया कि ऊँट के कोई चोट लगने का डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि बड़े प्यार से कैंची चलाते हैं
ऊंट के लगे तो हमारे लगे। यह जो इनका अपना तो है, ये यहाँ देखने को मिलता है। आप भी देखिए किस तरह से ऊंट के पर कटिंग की गई है और ऊंट उत्सव का भी आनंद लीजिए। मैं सुजस राजस्थान के लिए बीकानेर से नरेश मारू। राजसमंद परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। जिला परिवहन अधिकारी श्री राघव शर्मा और परिवहन निरीक्षक अनीता पवार ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा कर लोगों से संवाद किया और जिम्मेदार वाहन संचालन का संदेश दिया। अभियान के दौरान टीम ने नो चौकी, पाल और महाराणा प्रताप उद्यान सहित अन्य स्थलों पर पहुंचकर पर्यटकों और नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इस दौरान 150 से अधिक लोगों को पंपलेट और मार्गदर्शिकाएं वितरित की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने दिसंबर में बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ सघन टिकट जांच अभियान चलाकर 18,000 से अधिक मामलों से 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। यह लक्ष्य से लगभग 21% अधिक है। अभियान के तहत 11,294 यात्री बिना टिकट और 7,303 अनियमित टिकट पर पाए गए। अतिरिक्त 7 मामलों में बिना बुक किए सामान का 3,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अभियान के साथ स्वच्छ रेल स्वच्छ परिसर अभियान भी सक्रिय हुआ, जिसमें 2,000 यात्रियों से 2.17 लाख रुपए वसूले गए। डीआरएम ने वाणिज्य विभाग और स्टाफ को बधाई दी। नमस्कार। रेलवे लगातार नियमों का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिसंबर माह में लगभग 18,000 बिना टिकट यात्रियों से 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे की वसूली की गई, जो सामान्य महीनों की तुलना में लगभग 17 लाख रुपए ज़्यादा है। इसके अलावा बिना बुकिंग के सामान लेकर के जाने वालों से भी फाइन की गई और उनसे रेलवे ने उन पर दंड लगाया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गंदगी फैलाने वाले और पान, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करने वाले लोगों से भी लगातार सख्ती से निपटा जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि एक सुखद और सुरक्षित रेल यात्रा में हमारा सहयोग करें, टिकट लेकर के यात्रा करें, चलती ट्रेन में कभी भी उतरने का प्रयास नहीं करें, ट्रेन के अंदर कभी बीड़ी और सिगरेट का सेवन ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ जन हानि का खतरा रहता है वरन आग लगने का भी खतरा रहता है। कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएं और जोधपुर डिवीजन का नाम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कोटपुतली बहरोड में जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र तक पहुंचे और संपर्क पोर्टल व जनसुनवाई के लंबित प्रकरण शीघ्र निस्तारित हो। बैठक में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2026 की जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों का दायित्व आवंटित किया गया। मुख्य समारोह राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में होगा। अधिकारियों को स्टेज टेंट, साउंड व्यवस्था, सुरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वीरांगना एवं विद्यार्थियों के सम्मान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 31 जनवरी तक चल रहे अभियान में विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने सूचना केंद्र से 2 पहिया वाहन हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के बाद सूचना केंद्र में वाहन चालकों और छात्रों के लिए BLS ट्रेनिंग प्रोग्राम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा के महत्व और नियमों के पालन पर उद्बोधन दिया गया। कार्यक्रम में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के अधिकारी, यातायात पुलिस, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारी और कार्मिक उपस्थित रहे। अजमेर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कत हो रही है। रेलवे स्टेशन और ट्रैक भी पूरी तरह कोहरे की चपेट में है। लोग सड़कों पर अलाव का सहारा लेते और गर्म पेय पदार्थ का सेवन करते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ती ठंड के कारण जीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का असर जारी रह सकता है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैंगू विधानसभा क्षेत्र में रावतभाटा गांधी सागर सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने एकलिंगपुरा घाट चौराहे पर शिलान्यास पत्रिका का अनावरण करते हुए कहा कि लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत वाली यह सड़क लंबे समय से जर्जर अवस्था में थी और आमजन के लिए आवागमन कठिन बना रही थी। सड़क बनने से रामगंज मंडी, इंदौर, उज्जैन मार्ग की दूरी कम हो गई।
व्यापार, कृषि, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गांधी सागर पर्यटन स्थल तक पहुंच आसान होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे। है भजनलाल जी मुख्यमंत्री है और सांसद सीपी जोशी है, तो हम सब मिल करके कहीं उसकी जो लागत आएगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और 1 साल के अंदर अंदर मुझे काम ढूंढ करके बताओगे, क्योंकि काम करने की मशीन है ये भारतीय जनता पार्टी। तो जो काम करने की मशीन है ना, उसको काम चाहिए। और अपना काट वाली मशीन, सोयाबीन की मशीन में धीरे धीरे पहला देता है, एक कोड़े जो धक्को दे देना पड़ता, बच्चे की 5-10 कोड़ा ऊपर नागना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरी ना, ये काम करने की सरकार है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध कि ये कोई रास्ता ढूंढ करके अच्छा, जिसको हमारे अधिकारी भी देख लेंगे, मैं भी देखूंगा, आप सब लोग भी बताना। कोटपुतली पुलिस ने महज 10 घंटे में 2.5 करोड़ रुपए की कॉपर चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी का मामला तब सामने आया जब ट्रक चालक अनिल ने जीपीएस ट्रैकिंग के बावजूद ट्रक का मार्ग बदला। पुलिस ने चोरी हुए कॉपर से भरे ट्रक को बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में इरफान, रिंकू बागड़ी और रामेश्वर गुज्जर शामिल हैं। चोरी की कॉपर की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। पुलिस आरोपियों से ये पता लगा रही है कि वे माल किसे बेचने वाले थे। सूचना आई कि साहब जो ओनर है जिसके वहाँ कॉपर आना था, कि साहब मेरे जो है ट्रक जो है कॉपर लेके गुजरात से महसाना से चला था, और जिसका ड्राइवर जो है यहीं का ही है, अनिल सिंह शेखावत, पुत्र इंद्र सिंह निवासी कैरोड़ी ढाणी नंदा जी। तो ये ट्रक जो है, क्योंकि इसमें जीपीएस लगा होता है, इतना बड़ा महंगा माल चलता है, इसमें कॉपर लगभग 2,58,12,500 रुपये की कीमत का कॉपर इसके अंदर था। 8 बजे के करीब शाम को शाहपुरा टोल क्रॉस किया, लेकिन आगे उधर की तरफ नहीं आके, और जब 12 पे बड़ौद वाले टोल से जब क्रॉस हुआ तो एक मैसेज उसके पास आया। तब उन्होंने जाकर अपना तलाश किया तो एक सफ़ेद रंग की वहाँ कोई होटल पे गाड़ी खाली मिली, और प्रागपुरा ममता होटल के पास, जिस पर वहाँ के चौकीदार ने बताया कि इस तरह ये 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में गाड़ी यहाँ आई थी, एक सफ़ेद कार की जो है उसके साथ रंग की कार उसके साथ में थी। एसएचओ को तुरंत सूचना मिलते ही टीम हरकत में आई। एडिशनल एसपी साहब को हमने जो है, और यहाँ के जो सीओ साहब हैं निठारवाल जी, दोनों को अलर्ट किया, और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमारे पास साधन हैं उन साधनों का और मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए इसकी जांच पड़ताल में लगे, और जो घटनाक्रम मालिक ने बताया उसके हिसाब से उसको वेरीफाई भी किया। और वेरीफाई करने के बाद हमारी टीम के प्रयास से और उधर भिवाड़ी एसपी साहब को भी हमने अलर्ट किया, क्योंकि मूवमेंट गाड़ी का इस एरिया में ही कहीं घूम रही थी, जिस पर चोरी किया हुआ माल ट्रक के और गाड़ी के साथ मिल गया। और जो 3 आदमी जो इसमें इन्वॉल्व थे, इरफान पुत्र साजिद अली, जाति मुसलमान, उम्र 37 साल, ये सेलमपुर दिल्ली का रहने वाला है। दूसरा रिंकू बागड़ी पुत्र श्रीपाल बागड़ी, खटीक है, 34 साल की उम्र है, ये अशोक विहार कॉलोनी, रंगाला थाना, तावड़ू, जिला नू का रहने वाला है। और तीसरा मिंटू उर्फ सुखबीर पुत्र श्री रामेश्वर, जाति गुजर, निवासी बुरेड़ा, थाना खुशखेड़ा, जिला भिवाड़ी का है। तो ये लगभग घटना रिपोर्ट होने के 10 घंटे के अंदर अंदर माल में ट्रक के चोरी जिसमें सामान लेके जा रहे थे, ये बरामद किया है। 3 आदमी गिरफ्तार किए गए हैं। तो मैंने कहा इतनी बड़ी एक सनसनीखेज मामला है तो आप सबके संज्ञान में लाना जरूरी था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको ये सूचित किया। नहीं, पहले से ही प्लानिंग की होगी, क्योंकि इतना बड़ा माल को खुर्द-बुर्द करना हाथों हाथ संभव नहीं है। इसमें अब देखना है कि ये माल क्योंकि ज़्यादातर माल कबाड़ी के थ्रू जाता है, तो स्क्रैप का जो काम करते हैं, तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी रही है, क्या इनकी प्लानिंग कब से चली है, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना और ना हो पाए। क्योंकि आपको विदित है कि अपने यहाँ पर 3 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, और इंडस्ट्रियल एरियाज में पहले भी एक मामला मेरे पास आया है निमराना में। इसी तरह एसी में जो कॉपर पाइप्स लगते हैं उसमें
ओनर एंड ट्रक मालिक के बीच में एक किराए को लेकर विवाद हो गया, जिसमें वो ड्राइवर जो है गाड़ी को कहीं दाएं बाएं खड़ी कर गया। मालिक मेरे पास आया कि उनको बुलाया, थाने बुला के। तो ये कहीं ना कहीं इसकी कीमत जो है वो कहीं ना कहीं आदमी को अधिक भ्रमित कर लेती है। तो ये क्योंकि बहुत महंगा और बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, तो कहीं ना कहीं लालच आ गया होगा। और कोई इनको प्लानिंग, क्योंकि इसमें आदमी आप देख रहे हैं जैसे कुशकेड़ा है, तावड़ू है, तो इस तरह के लोग मिले हैं। कहीं ना कहीं ये ऑपरेट, तो इसको भी एक अच्छा हमारे पास वर्कआउट हुआ है और भविष्य के लिए भी एक हमें सावधान रहने की और सबको सावधान करने की एक मिसाल मिली है। दूदू में एसडीएम श्री रमेश कुमार ने घुमंतू जाति के उन मतदाताओं की समस्याओं को सुनकर राहत देने का बड़ा कदम उठाया। महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बीएलओ बैठक के दौरान उन्होंने विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। दूदू, फागी और मौजमाबाद के तहसीलदारों व बीएलओ को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पात्र व्यक्तियों के सभी आवश्यक प्रमाण पत्र प्राथमिकता से तैयार किए जाएं। इससे वे मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। अभियान में कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके लिए स्विट्जरलैंड की एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन नेटवर्क से 2.60 करोड़ रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। लैब में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, मिट्टी में पोषक तत्व, पौधों और सूक्ष्म जीवों पर शोध किया जाएगा। यह मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता संरक्षण और पानी की बचत में मदद करेगी। परियोजना 2026 से 2029 तक चलेगी और किसानों, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक आधार और व्यवहारिक लाभ सुनिश्चित करेगी। से हाल ही में हमारे कुलगुरु महोदय के मार्गदर्शन और वैज्ञानिक मार्गदर्शन के अंदर हमें कृषि वानिकी परियोजना के तहत ही एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन नेटवर्क स्विट्जरलैंड के तहत एक सेकंड रिसर्च प्रोजेक्ट की ग्रांट मिली है, जिसकी अनुमान लागत 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग एक हाईटेक माइक्रोबायोलॉजी और बेसिक साइंस की लैबोरेटरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में एस्टेब्लाइज करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग कार्बन के सिक्वेस्ट्रेशन पे, वाटर यूज एफिकेसी पे, सोइल न्यूट्रिएंट डायनेमिक पे और सोइल माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जो एग्रो फॉरेस्ट्री और एरिड रीजन है एग्रीकल्चर सिस्टम में, उस पे रिसर्च करेंगे। ये फर्स्ट टाइम वेस्टर्न राजस्थान में कृषि वानिकी माइक्रोबायोलॉजी की लैबोरेटरी एस्टेब्लाइज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में हो रही है, जो हमारे इस एरिया के किसानों के लिए एज वेल एज हमारे यहाँ पे जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही यूजेबल होगी। और कृषि महाविद्यालय भुसावर में 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया और विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भाग लेने की प्रेरणा दी। पुरुष वर्ग वॉलीबॉल में चतुर्थ वर्ष की टीम ने प्रथम वर्ष को 2-1 से हराया, जबकि महिला वर्ग में प्रथम वर्ष की टीम ए विजेता रही। कबड्डी में भी चतुर्थ वर्ष और प्रथम वर्ष की टीमों ने जीत दर्ज की। पुरुष व महिला टीमों के कप्तान क्रमशः लोकेश और मनीषा तथा नारायण और भारती रहे। स्टाफ और विद्यार्थी उत्साहपूर्वक उपस्थित रहे। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर आज 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो नवागंतुक विद्यार्थी हैं उनमें इस तरह की भावना विकसित करना कि ज़िंदगी में खेल भी ज़रूरी है। तो उस तरह से हम एक रुचि के अनुसार, बच्चों की जो रुचि है वो खेल में अच्छा है, वो इस जो है कल्चरल में अच्छा है, या वो पेंटिंग अच्छी कर सकता है, या वो डांस अच्छा कर सकता है, तो इसी के तहत ये सारे हम काम करवाते हैं ताकि स्टूडेंट अपनी रुचि के अनुसार अपना विकास कर सके। आज की प्रतियोगिता में जो वॉलीबॉल पुरुष वर्ग है उसमें चतुर्थ वर्ष ने प्रथम वर्ष को हराया और वॉलीबॉल की ही महिला प्रतियोगिता में टीम ए ने टीम बी को हराया। कबड्डी प्रतियोगिताएं भी हुई, इसमें भी चतुर्थ वर्ष ने और प्रथम वर्ष को हराया। तो ये सारे गेम बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए ज़रूरी हैं। ये कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास करता है। हम उसी उद्देश्य को रखते हुए बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी पर्याप्त ध्यान देते हैं। नीम का थाना में हाड़ कपाने वाली सर्दी और घना कोहरा जारी है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी के कारण हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ा। लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं।
जिला कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 6 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है, जबकि कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों का स्कूल समय बदल गया। प्रशासन ने बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचाव और सावधानी बरतने की अपील की है। देवली पुलिस ने वाहनों पर काली फिल्म लगाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। थार कार पर लगी काली फिल्म मौके पर ही हटाई गई और चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस का उद्देश्य आमजन में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि कारों पर काली फिल्म न लगाएं और नियमों का पालन करें। देखिए, हर वर्ष की भांति सड़क सुरक्षा माह जो होता है हर साल मनाया जाता है। उसके तहत जागरूकता अभियान हर पब्लिक को, वाहनों वालों को, सबको समझाया जाता है, समझाई की जाती है और बाद में कानूनी कार्रवाई भी की जाती थी यातायात नियमों के तहत। इसमें पुलिस और परिवहन विभाग हम साथ मिलकर सब टीम के हिसाब से बहुत बड़े काम कर रहे हैं। देवली में आज हमने वाहनों के कार वगैरह काली प्लेट जो फिल्म लगा रखी है उनको हटवाई है। बालवानी के भी हमने रिफ्लेक्टर टेस्ट लगाए हैं और मोटरसाइकिल वगैरह, हेलमेट वगैरह सबको जागरूकता के तहत अभी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं मानने पर हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे और ये हमारा इस महीने लगातार कार्यक्रम जारी रहेगा। ये सर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना जनवरी 2026 पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसके तहत यातायात दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है कि दुर्घटना रोकने के लिए लापरवाही से ड्राइविंग नहीं करें। वाहन धुंध कोहरे में विजिबिलिटी कम होने पर वाहन को एक लाइन में चलाएं, गति सीमा धीरे रखें और वाहन की दूरी, उचित दूरी बनाए रखें, जिससे दुर्घटना अचानक कोई वाहन, जानवर वगैरह आने से दुर्घटना नहीं हो। और फॉग लाइट जो कोहरे में इस्तेमाल होती है उसका प्रयोग करना चाहिए, लो बीम का। और ये वाहनों के जो ब्लैक फिल्म, काले शीशे जो चढ़ाकर ये जो वाहन सड़कों पे चला रहे हैं, आज 6 जनवरी को यहाँ जयपुर नाके पे हमने जो कार्रवाई करी है, आरटीओ साहब, परिवहन विभाग के तत्वाधान में जो निरीक्षक साहब हैं गंगाराम जी, उनके साथ में रहकर जो कार्रवाई करी है, उसमें ब्लैक फिल्म, थार जो गाड़ियां हैं ब्लैक फिल्म और भी दूसरी गाड़ियां जो ब्लैक फिल्म लगा कर ये चलाते हैं, उनकी फिल्मों को उतरवाया गया है। शीशे से उन फिल्म को उतार कर उनको चेतावनी दी गई है कि भविष्य में अगर आप ऐसी काली फिल्म जो चढ़ा कर गाड़ियों में अंदर जो कोई गतिविधियां नजर नहीं आती है तो उनके चालान भी बढ़ाए जाएंगे और जब्त भी की जाएगी। और जो भी ये दुकानदार, ये रेडियम वगैरह, ये जो काली फिल्म इन पर चढ़ाते हैं, उनको भी हम जाकर बताएंगे, जागरूक करेंगे कि भाई ऐसे वाहनों पे वो काली फिल्म नहीं चढ़ाएं शीशों पे। और स्कूलों में भी जो जागरूकता अभियान है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, वो भी समझाइश की जा रही है। और आने वाले अभी जो और महीने में दिन है, उसके तहत जो प्रदर्शनियां हैं, रैली है छात्राओं द्वारा स्कूलों में, इस अभियान को और प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। फतेहपुर शेखावटी में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं विभाग के निर्देशानुसार बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल विकास परियोजना कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम साथिनों, कार्मिकों और हितधारकों ने भाग लिया। पर्यवेक्षक श्री ताराचंद जांदू ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और इसके कानूनी दंड के बारे में जानकारी दी। जेंडर स्पेशलिस्ट श्री प्रकाश चंद्र ने सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता से सामाजिक सोच बदलने पर जोर दिया। सभी ग्राम साथिनों ने अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने का संकल्प लिया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बा स्थित चौथ माता के दरबार में माघ मास की संकट चतुर्थी पर 4 दिवसीय वार्षिक मेला शुरू हुआ। लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन और मनवांछित फल पाने के लिए पहुंचे। माता का आकर्षक श्रृंगार, 2.5 किलो वजनी स्वर्ण मुकुट और 9 लाख का हार विशेष आकर्षण रहा।
सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1200 से अधिक पुलिस जवान, सीसीटीवी, महिला पुरुष अलग प्रवेश द्वार और चिकित्सक टीम तैनात की गई। श्रद्धालु सर्दी और शीतलहर के बावजूद माता की आस्था में डूबे रहे और विभिन्न स्थानों पर भंडारे भी लगाए गए। आदित्य कहाँ से आए हो? दानू गाँव नैनवा के पास में। नैनवा से? तो अकेले आए हो या? नहीं, हम सब साथ में आए। तो क्या मान्यता लेके आए हो? बस माता रानी से यही है, सबको खुश रखे, माता कृपा बनाए रहे माता रानी। पहले भी आए हो कभी? बहुत बार आ चुके हैं। हमेशा आते हो? हाँ, हमेशा आते हो मेले? हाँ, हमेशा आते हैं। तो क्या मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी का बहुत चमत्कारी मंदिर है, तो सब पूर्ण होता है। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत एक नंबर, माता रानी की कृपा से सब बढ़िया। क्या नाम आपका? नियाली। चौथ माता के किस तरह की आस्था है? कहाँ से? आस्था हमें स्वागत देने के लिए, कुछ कहीं मांगने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए मान्यता पूरी होती है? मानते पूरी होती है। आप लोग अब आते हैं सरसी, बहुत दिन हो गया। आज संकट चतुर्थी है, व्यवस्थाएं कैसी है? आज तो बढ़िया हो ना, अच्छी वाली मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। हनुमान से नहीं। हनुमान जी कहाँ से आए हो? सवाई माधोपुर आलम। क्या व्यवस्था लग रही है चौथ माता का आज मुख्य मेला है? बहुत बढ़िया, अच्छी है। क्या मान्यता है माता को? बरसों से चल रही है, पुरानी। किस तरह की मान्यता है चौथ माता को लेकर? बढ़िया डॉक्टर हैं, हम खुद मानते हैं शिव। सवाई माधोपुर से आते हैं हर बार, हर चौथ को आता हूँ मैं। कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी इन्होंने यहाँ से, और इससे बढ़िया और क्या होगी, कहीं भी नहीं लग रही मेरे को पूरे राजस्थान में। माता जी की जो हर माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी आती है, उसमें माता जी का लक्ष्मी मेला चलता है और भक्त लाखों की संख्या में दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर माता के दरबार में पधारते हैं और माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माता रानी के चूरमा, बाटिका और विशेष रूप से पोहे का भोग माता जी को चढ़ाया जाता है और मंदिर की तरफ से और पंचायत प्रशासन की तरफ से भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ हर प्रकार की तैयारियां कर रखी है। मंदिर में, परिसर में, मार्ग में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जल व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई है, भंडारों की व्यवस्था की गई है और माता रानी सबकी सुनती है। माता जी को विशेष चमत्कार जो माता रानी के कई विशेष चमत्कार हैं जो मेरी याद में और मेरे दिमाग में बसा हुआ है। वो है कि एक बालिका थी आज से 7-8 साल पहले, जिसको डॉक्टरों ने, संतोषबा दुर्लभ जो जयपुर का माना हुआ हॉस्पिटल है, उन्होंने ये कह दिया था कि ये कुछ दिन की मेहमान है। गरीब परिवार से थी, उसके माता पिता उस बच्ची को यहाँ एक लाश की तरह लेकर आए थे। माता रानी की यहाँ वो रही और मात्र 4 दिन में ही खुद बच्ची खड़ी होकर माता रानी की परिक्रमा उसने लगाई है और बिल्कुल स्वस्थ होकर वो यहाँ से गई है। चौथ माता की तो सुहाग भाग की, बच्चों की, अपने परिवार की, सबकी यही विशेषकर महिलाएं काफी मानती है चौथ माता का व्रत भी करती है। महिलाओं का ये सुहाग का है, महिलाओं का ये तो चौथ का वास है। मनोकामना पूर्ण होती है? होती है, चौथ माता के आते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। से प्रत्येक पॉइंट पे काफ़ी हमने बहुत ही सुनियोजित ढंग से जाब्ता लगाया है। 3 एडिशनल एसपी और 8 डिप्टी एसपी और काफ़ी सारे अधिकारी यहाँ पे डिप्लॉय हैं जो 12-12 घंटे के शिफ्ट वाइज ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। और सादा वस्त्रों में भी हमने करीब 30 लेडी कांस्टेबल लगा रखी हैं, डीएसपी ब्रांच और उसके अलावा भी अन्य जो भी सादा वस्त्रों में जाब्ता हमने यहाँ डिप्लॉय कर रखा है और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। किसी भी तरह की पुलिस से प्रशासन के द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। यात्रियों की सुविधा को देखते हैं, दर्शनार्थियों और चौथ माता के आने वाले सभी के सहायतार्थ हमने जगह जगह हेल्प डेस्क भी लगा रखे हैं। तो हमारी तरफ से हमने बेस्ट व्यवस्था कर रहे हैं। सर, मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, ऐसे में मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया? मंदिर में हमने एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया है। वहाँ पे हमने पुलिस के भी हमने 3 पॉइंट रखे हैं, फंवारा चौक पर, मेन मंदिर में और फिर सीढ़ियों में नीचे। वहाँ पे महिलाओं की भी हमने अलग से पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ लगाई है, जो कि चूँकि ज़्यादातर महिलाएँ यहाँ पर आती हैं तो उनकी व्यवस्था हेतु हमने पूरे प्रबंध किए। चौथ माता जी की स्थापना लगभग 625 साल पहले हुई थी। हमारे यहाँ के जो दरबार हुआ करते थे भीम सिंह जी, उनके स्वप्न में आकर के माता जी ने कहा कि मैं पचाला नामक गांव में विराजमान हूँ, वहाँ से बोलिए यहाँ पहाड़ी को ला करके विराजमान किया जाए। तो भीम सिंह जी ने वहाँ गए और माँ भगवती को उस जमाने में भयंकर जंगल हुआ करता था, यहाँ इस पहाड़ी पे एक छोटा सा चबूतरा बना करके यहाँ स्थापित किया गया। स्थापित करने के बाद में
दरबार में माली समाज को यहाँ की पूजा की जिम्मेदारी दी गई, तो माली समाज जैसे दिन पूजा करता हुआ आ रहा है। धीरे 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 समय चलता रहा, बदलता रहा। हमारे दरबार जो मान सिंह जी थे वो 1962 या कुछ ऐसी लड़ाई में गए हुए थे, तो उन्होंने माँ भगवती को एक मिन्नत मान के गए थे कि मैं सकुशल वापस लौट करके आऊँगा, तो एक तो तालाब के पास भी शिव मंदिर की स्थापना करूँगा और 13 मंदिर पूरा संगमरमर का मार्बल का बनवाऊंगा। तो ऐसा कहते हैं कि दरबार से युद्ध लड़ रहे थे, तो वहाँ एक बार वो दुश्मनों से चारों तरफ गिर गए, लेकिन भगवती का जो ही नाम लिया उनको कोई पता नहीं था कि मैं कैसे बाहर निकल के आया और कैसे मैंने विजय प्राप्त की। दरबार से विजय प्राप्त करने के बाद भी यहाँ पधारे, तो वहाँ सीढ़ियाँ आए और इस माँ भगवती का एक छोटा सा मंदिर मार्बल का बनवाया उन्होंने और शिव मंदिर की स्थापना करवाई। माँ भगवती के लिए ऐसा भी कहते हैं कि पार्वती का स्वरूप है। यहाँ पर बगल में गणेश जी महाराज की जो स्थापना बनी हुई है, ये मूर्ति संपूर्ण मूर्ति नहीं है, ये एक केवल मात्र शीश जो भगवान का काटा गया था वो यहाँ पर विराजमान है। शिव भगवान के और गणेश जी महाराज के एक बार युद्ध हुआ, अंदर जाने के चक्कर में गणेश जी महाराज ने उनको द्वारपाल के रूप में रोका, तो शंकर भगवान ने उनका शीश काट दिया। शीश काटने के बाद में शंकर भगवान जो ही अंदर प्रवेश किया, तो माँ पार्वती ने कहा भाई जब मैंने द्वारपाल बिठा रखा था तो आपने अंदर प्रवेश कैसे किया? शंकर भगवान ने कहा मैंने उसका शीश काट दिया। तो माँ भगवती उस टाइम भयंकर क्रोधित हो गई कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा, जब तक मैं किसी भी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। शंकर भगवान ने अपने दूतों से कहा कि जहाँ जहाँ भी उसका शीश ढूंढा जाए गणेश जी का और उसको वापस जीवित किया जाएगा, लेकिन गणेश जी का जो शीश था उसको वहाँ से चंद्रमा लेकर के गायब हो गया। तो भगवान ने कहा कि अगर शीश नहीं मिलता है तो किसी भी ऐसी माँ जो अपने बच्चे को पीठ देकर के सो रही हो उसका शीश लेकर, तो क्या मानेंगे वही शीश की यहाँ पूजा होती है गणेश जी की? हाँ जी। तो यहाँ तो फिर हाथी का शीश ला करके गणेश जी महाराज की लगाया गया और उनको जीवित किया गया। तब से आज भी पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी आती है, उसका व्रत किया जाता है। सभी देवताओं का व्रत 12 बजे के बाद में खोल लिया जाता है, कोई पाबंदी नहीं होती है। ये एकमात्र व्रत ऐसा है कि चंद्रमा को देखने के बाद में ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रमा जो ही निकलता है वहाँ गणेश जी को भोग लगता है, फिर उसके बाद में माँ भगवती के भोग लगाने के बाद में व्रत खोला जाता है। ये भगवती की आस्था है। और एक कथा ऐसी भी आती है, बयाना पंचायत समिति के बीसी कक्ष में 46 ग्राम पंचायतों के सचिवों की बैठक बयाना विकास अधिकारी श्री शिव सिंह जाटव की अध्यक्षता में हुई। अधिकारियों ने सचिवों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों के निर्देश दिए। बैठक में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग, पेयजल एवं स्वच्छता जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई। सचिवों को अपने क्षेत्रों में कार्यों की नियमित निगरानी करने और पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया। सचिवों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने भरोसा जताया कि इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लाभ की होती है और कुछ निर्माण की होती है। तो व्यक्तिगत लाभ की योजना में जैसे पेंशन योजना है, पेंशन योजना का अपन निर्धारित समय सीमा पर स्वीकृति जारी करते हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर के जल्दी से जल्दी जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत हमने जो भी व्यक्तिगत शौचालय है उनकी कंप्लीट करवा करके अपने ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से मंगवाते हैं और व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का सीधा उनको निर्देश देते हैं। इसके साथ ही अपना स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान हम दे रहे हैं, जिसमें समस्त ग्राम पंचायतों में लीज पिट है, शोक पिट है, गंदगी को बिल्कुल हटाने का हमने मानस बनाया है, जिसमें हमारे ब्लॉक की 3 पंचायतों को स्पष्ट रूप से हमने निर्देश दिए हैं, जिसमें बंदवारेठा है और अपना दूसरा बीरमपुरा है, समोगर है। इनको सफाई के विषय में पर ज्यादा ध्यान दे करके करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सर बैठक में समस्त स्टाफ, ग्राम विकास अधिकारीगण, तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता, विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी सभी उपस्थित हैं। सर
बीकानेर में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक जिला नोडल अधिकारी श्रीमती प्रियंका तलानिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागों को आपसी समन्वय के निर्देश दिए गए। प्रथम चरण में 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। इन पंचायतों में 18 स्वास्थ्य एवं सामाजिक सूचकांकों पर कार्य किया जाएगा। सभी सूचकांक पूरी तरह पूरा करने वाली पंचायतों को 11 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बैठक में आयुर्वेद, पंचायती राज, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सड़क हादसों में बढ़ती जनहानि के बाद परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। 31 दिसंबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब सरकारी और निजी बसों व कारों की छतों पर लगे लगेज कैरियर के खिलाफ सीधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जयपुर के पास हुए भीषण हादसे के बाद परिवहन आयुक्त श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने प्रदेश भर में निर्देश जारी किए थे। खेतड़ी जिला परिवहन निरीक्षक श्री राजेंद्र जाखड़ ने बताया कि नियम उल्लंघन पर 2 बसों से 5-5 हजार रुपए का चालान काटा गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो कि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा है। इस सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उनमें में से एक आज बसों के ऊपर जो लगेज कैरियर लगे होते हैं, जो कि वाहन के प्रोटोटाइप शर्तों का उल्लंघन है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। इसके अंतर्गत सूरजगढ़ रोड पे 2 बसों के चालान बनाए गए और सभी बस मालिकों को हिदायत दी गई कि भविष्य में सभी बसों से लगेज कैरियर को हटाने के लिए उन्हें पाबंद किया गया और 2 बसों के चालान किए गए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।